फ्री वॉइस चैनल में आप लोगों का मैं डॉक्टर नूर आलम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग इस चैनल में एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, चाय पे चर्चा। और चाय पे चर्चा पे आपको किशनगंज के वीआईपी लोगों से उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा। हम लोग उनका इंटरव्यू करेंगे जिसपे देश और देश के साथ साथ किशनगंज के ज्वलंत मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर उनसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आंसर प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं भीम आर्मी भारत एकता मंच के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप रविदास जी और भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष श्री आशीष कंवर जी। मैं सबसे पहले उन दोनों का आप लोगों से तारुफ करा देना चाहता हूं। ये दोनों अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप रविदास जी हैं और उपाध्यक्ष श्री आशीष कंवर जी हैं। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हुए मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी है, जो दलितों के, बहुजनों के कल्याण के लिए बात करती है, आखिर एज ए जिला अध्यक्ष किशनगंज के दलितों, बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए आपका विजन क्या है? क्योंकि दलित समाज के लोग शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, तो भीम आर्मी उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में आगे लाने के लिए क्या करें? सबसे पहला बात कि आप मुझे भी और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं कि आपने कहा कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी। देखिए, मैं आपको थोड़ा से बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज जो है दलित, पिछड़ा, जो पीछे है, कहीं ना कहीं जो है पीछे होने का कारण है कि आज देश के जितने भी राजनेता हैं, जो राजनीति करते, जो सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दलित शिक्षित हो, दलित आगे बढ़े, दलित को पीछे रखा जाए। दलित को अब देखा जाए कि बिहार में एक जातीय जनगणना कराया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया पहल है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि बिहार पहला राज्य बना जातीय जनगणना में। जातीय जनगणना से ये फायदा होगा कि बिहार में कौन जाति कितने हैं, कितने हजार है, कितने लाख है। और जब ये आंकड़ा आ जाएगा, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने के अंदर में जातीय जनगणना जो है पूरे बिहार में पता चल जाएगा कि हमारी जाति कितना है। जब जातीय जनगणना पता चलेगा तो हमारे दलित समाज में कितनी बच्ची है, कितनी औरत है, कितना बच्चा है और कितना पुरुष है, कितना लड़का है, कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, उसको कितना % आरक्षण मिल रहा है। और जब जातीय जनगणना होगा उसके आधार पे फिर से आरक्षण बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू होगा। अभी जातीय जनगणना जब तक नहीं होता है, हम लोग को कहीं ना कहीं दलित समाज को वंचित रखने का सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। हर 10 साल में करा ही रही है। ये जनगणना का कार्य भारत में 1871 से शुरू है और जनगणना निरंतर हो रही है 10 साल में। लेकिन बिहार सरकार का एक नया शगुफा है कि हम लोग जातीय जनगणना करेंगे और केंद्र सरकार इसको कहीं और नहीं करा रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो है सिर्फ इलेक्शन के लिए, एक इलेक्शन को लेकर एक प्रोपेगेंडा, इलेक्शन को लेकर एक वोट बैंक की राजनीति है कि बिहार में जातीय जनगणना करेंगे, जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना करती ही है और उस जनगणना में शिक्षा संबंधी आंकड़ा, सेक्स रेशियो, उसके अलावा आप देखिए कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने ईसाई हैं, ये सारे आंकड़े तो प्राप्त होते ही हैं। ऐसे में जातीय आधार पर करके क्या जातियों के बीच हम लोग भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे? देखिए, जातीय जनगणना होने से जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है और हमारी पार्टी को समझ में आ रहा है कि जातीय जनगणना इस देश में होना बहुत ही ज़रूरत था। जो ये पहल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार किए, जातीय जनगणना से ये सामने आएगा आंकड़ा कि इस देश में, इस बिहार में कितने लोगों पे ज़्यादा अत्याचार होता है। आपने कहा सेक्स रैकेट के बारे में, दलित समाज पे कितने मतलब कि शोषण हो रहा है, दलित के बहन बेटियों के साथ कितना बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। आप देखें कि एक मणिपुर में जो है 2 बहन के साथ जो है नंगा करके घुमाया गया। वहाँ के बीजेपी की सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, जो एक शब्द नहीं बोले। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ 36 सेकेंड का कुछ बात रखे, जो भी क्लियर नहीं किए कि ये अपराध है। तो जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि कौन जाति किस पे अत्याचार कर रहा है। मैं आपको एक आज से
आज़ादी से पहले कुछ लेके जाना चाहते कि देश में एक मनु स्मृति व्यवस्था था, जो दलितों पे शोषण करने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे। आज भी जो सत्ता में बैठे, जैसे कि हम खुल के कहते हैं, क्योंकि भीम आर्मी का नाम है कि भीम आर्मी संघर्ष का नाम जाना जाता है। आज इस देश में जितने भी दंगा फसाद और दलितों पे शोषण होता है वो आरएसएस के द्वारा कराया जाता है, और आरएसएस को संरक्षण जो है देने का काम करता है भाजपा सरकार। हाँ, तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, इनसे प्रश्नों का सिलसिला निरंतर जारी है। अब प्रश्नों की कड़ी में भीम आर्मी का ये कहना है कि हम लोग समाज के बहुजनों के कल्याण के लिए आए हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, जहां आप बहुजनों के कल्याण की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से इस देश के शीर्ष नेतृत्व में प्रथम नागरिक के रूप में कई दलित राष्ट्रपति बने, चाहे वो के आर नारायणन हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद हो या द्रौपदी मुर्मू हो। अभी भी एक आदिवासी, एक पिछड़ी, एक ग्रामीण महिला और ग्रामीण परिवेश की महिला द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। तो आपको कैसे नहीं लगता है कि इस देश में दलितों का कल्याण हुआ है? सबसे ज़्यादा स्कीम दलितों के लिए चल रहा है, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हर जगह दलितों के लिए आप देखिए विशेष अरेंजमेंट है, उनके लिए रिजर्वेशन है। राजस्थान की जो मीना जाति है, सबसे ज़्यादा प्रशासनिक जॉब में वो लोग हैं। उसके बावजूद आपको लगता है कि दलितों का कल्याण नहीं हो रहा है, या भारत सरकार दलितों के लिए काम नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि आज दलित समाज से राष्ट्रपति जो है हम लोग का है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब का देन है, जो भारत का संविधान में इस तरह से वो लिख के गए हैं कि हर समाज के व्यक्ति जो है अपने काबिलियत के दम पे जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब देख लीजिए कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब राष्ट्रपति जी से मेरा मांग है, पार्लियामेंट के आगे में बाबा साहब का प्रतिमा नहीं बनाया गया है, जो कि बाबा साहब कहते थे कि न्याय अगर कहीं से पाया जाएगा तो पार्लियामेंट से ही न्याय मिलेगा। इसलिए जो है हमारी जो है भीम आर्मी का संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, उन्होंने पार्टी बनाया, क्योंकि पार्टी से ही और सत्ता से ही समाज में परिवर्तन और न्याय मिलता है। अच्छा, अभी वर्तमान में देश में एक विवाद चल रहा है, सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ भारत। आप अपने आप को किसका सिटीजन मानते हैं, इंडिया का या भारत का? क्योंकि अभी एक बात हो रही है, राष्ट्रपति ने जो निमंत्रण पत्र तैयार किया G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के डिनर के लिए, उसमें उनका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो आपको क्या लगता है, आप भारत के नागरिक हैं या इंडिया के? मैं इस बात को क्लियर करने से पहले कुछ हम और बात इस पर रखना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भारत में प्रोजेक्ट चल रहा है उनके नाम पे, मेक इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया के नाम पे चल रहा है। उससे पहले उनके या भाजपा के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि हम इस नाम से क्यों लॉन्च करें या क्यों चलाएं? ठीक है, कहीं ना कहीं जो है उनको ये पता नहीं था कि विपक्ष इंडिया नाम रखेगा। जब विपक्ष इंडिया नाम रखा गया है तो विपक्ष को नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबसे पहला बात, एक माँ का एक पुत्र और एक पुत्र जन्म लेता है, एक पुत्री एक पुत्र जन्म लेता है, तो माँ, पुत्री भी माँ को माँ कहती है और पुत्र भी माँ को माँ कहता है। इसी तरह इंडिया भी हमारा भारत और डेट इंडिया दोनों एक ही नाम है, और दोनों का हम गर्व से अपने दिल में सम्मान करते हैं। यानी इंडिया डेट इज़ भारत जो संविधान के अनुच्छेद 1 में है, जिलाध्यक्ष जी यही बोलना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्लियरली मेंशन किया गया इंडिया डेट इज़ भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। इसके अलावा बोलने के लिए हम लोग हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप जैसे शब्द भी अपने देश के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन आधिकारिक नाम इंडिया डेट इज़ भारत ही है। अंतिम प्रश्न मैं अध्यक्ष जी से बस यही पूछना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी क्या अपना उम्मीदवार इस बार किशनगंज लोकसभा में उतार रही है, और अगर नहीं उतार रही है तो किस व्यक्ति को, किस पार्टी को इस बार आज़ाद समाज पार्टी सह जो भीम आर्मी है वो अपना समर्थन दे रही है? सबसे पहला बात कि हमारे जो बिहार प्रदेश का कमेटी है वो अगर यहाँ से प्रत्याशी के लिए टिकट अगर हम लोग को देते हैं तो हम लोग को अगर बढ़िया कैंडिडेट मिलता है, टिकट देना बड़ी बात नहीं है, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, विचारधारा तो होना चाहिए, तो हम लोग उस व्यक्ति को जरूर है कि चुनाव लड़वाएंगे। अगर चुनाव
अगर हम लोग कैंडिडेट नहीं उतार पाते हैं तो हमारे जो जिला कमेटी का जो कमेटी है उस पर हम लोग मंथन करेंगे और उससे विचार विमर्श करते हुए किसी एक अच्छे व्यक्ति को समर्थन देने का कार्य करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि किशनगंज लोकसभा चुनाव में कुछ चेहरे अभी जो है न्यूज़ में है कि ये चेहरे जो है इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें पहला नाम वर्तमान सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का है। इसके अलावा एमआईएम के अख्तरुल ईमान हैं और मास्टर मुजाहिद साहब भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर होगा। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है तो इनमें से कौन सा नेता इन्हें अच्छा लग रहा है कि जिन्हें ये अपना भविष्य में समर्थन दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं आप जो है बात को जो है अपनी तरफ टालने का प्रयास किए हैं, लेकिन हमारे एक मित्र नहीं हैं जो हमारे भाई है आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वसीम अकरम खान जी। हमको लगता है कि इस सवाल का जवाब हमारे वसीम अकरम खान जी देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अभी इस सवाल को टालते हुए वो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वसीम अकरम खान जी उन पर छोड़ रहे हैं। इस तरह के और भी आगे इंटरव्यू देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चाय पे चर्चा निरंतर जारी रहेगी। आने वाले दिनों में और कई वीआईपी के साथ हम लोग मिलेंगे और सीमांचल से और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय मूलवासी।